बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग घोस्ट शिप। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां पर हमें इटालियन ओशियन में एक शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम MS एंटोनिया ग्रेजा है। इस शिप के डांस रूम में सभी पैसेंजर्स डांस कर रहे होते हैं और तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो एक लीवर को ऊपर उठाता है। लीवर के ऊपर उठते एक वायर से सबके सब लोग मारे जाते हैं जो डांस कर रहे होते हैं। एक बच्ची जिसका नाम केटी है वो बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम है और वायर उसके ऊपर से गया होता है। ये सारा मंजर देखने के बाद वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद क्या हुआ कभी किसी को कुछ पता नहीं चला और अब 40 साल बीत चुके हैं, जहां पर हमें एक साल्वेज क्रू को दिखाया जाता है जिसके कैप्टन का नाम शैन मर्फी है। ये एक शिप को बचाकर किनारे तक लाते हैं। शाम को ये सब अपनी जीत की पार्टी मना रहे होते हैं, तभी एक आदमी जिसका नाम जैक फरमैन है इनके पास आता है। वो कहता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ। आज से 40 साल पहले एक एंटोनियो ग्रेजा नाम का शिप समंदर में कहीं खो गया था और जहाँ तक मुझे पता है वो बेरिंग सी के अंदर है। उसके अंदर खजाना है, अगर हम उसे ढूंढ ले तो सब के सब बहुत अमीर हो सकते हैं। और अब ये पूरा का पूरा क्रू जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन शॉन मर्फी और उसका पूरा का पूरा क्रू उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर एंटोनियो ग्रेजा शिप है जो 1962 में गायब हो गया था और आज तक वो शिप नहीं मिला। उस जगह पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी शिप नहीं है। सब के सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं और तभी इनके स्टीमर के सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप है जो 1962 में गायब हो गया था, जिसकी तलाश में सब के सब यहाँ पर आए हैं। शॉन का एक साथी जिसका नाम ग्रीन है, साथ ही जैक जो सबको यहाँ पर लेकर आया है, ये दोनों के दोनों स्टीमर में रुकते हैं जबकि शॉन अपने सभी साथियों के साथ शिप के अंदर चला जाता है। यहाँ पर बहुत ही अजीब आवाज आ रही होती है। ये सब के सब उस आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि क्लॉक का पेंडुलम आज भी हिल रहा है। जैसे ये क्लॉक के और नजदीक जाते हैं पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है और अब इनमें से एक पेंडुलम को हाथ लगाने वाला होता है कि बहुत जोर से आवाज आती है जिससे सब के सब डर जाते हैं। वहीं पास टेबल में स्क्रैबल पड़ा होता है जिसके वर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं और उसमें लिखा हुआ आता है वेलकम। अभी सब के सब और आगे बढ़ते हैं और तभी इनके एक साथी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है। वो नीचे गिरने वाला होता है कि मॉरिन उसे पकड़ लेती है और जब वो उसे पकड़ती है तो वहां पर उसे एक बच्ची दिखती है। ये वही बच्ची है जो आज से 40 साल पहले यानी कि सन 1962 में शिप में अकेली बची थी और जो बहुत जोर से चिल्लाई थी। लेकिन आज भी इसकी उम्र उतनी है, जिसका मतलब ये है कि ये उस बच्ची की आत्मा है। मॉरिन उस बच्ची को देखती है लेकिन अगले पल वो बच्ची गायब हो जाती है। यहाँ पर मॉरिन को कुछ समझ नहीं आता कि जो उसने देखा था वो सच था या फिर उसके दिमाग का भ्रम था। मॉरिन अपने उस साथी को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद ये केबिन में जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि एक वॉच है और ये वॉच आज की है, जबकि ये शिप सन 1962 में पूरी तरह से गायब हो गया था। उस वक्त में इस तरह की वॉचेस नहीं होती थी। इनका जो कैप्टन होता है शॉन, वो कहता है हो सकता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आया हो और उसी की ये वॉच होगी। इसके बाद ये शिप का मैनुअल लेकर वापस अपने स्टीमर में आ जाते हैं। अगली सुबह इन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है जिस वजह से धीरे धीरे शिप सिंक हो रहा है और अगले 3 दिनों में ये इस होल को रिपेयर करके शिप को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इसीलिए सब अपने काम पर लग जाते हैं। वही मॉरिन को दिखाया जाता है जो शिप के उस हिस्से में जाती है जहाँ पर स्विमिंग पूल है। वो ये देखकर हैरान होती है कि स्विमिंग पूल पर गोलियों के निशान है। अब वो स्विमिंग पूल से जब ऊपर की तरफ आ रही होती है एक बार फिर से उसे वही बच्ची दिखती है, जिससे डरकर वही स्विमिंग पूल में गिर जाती है। उसका सर स्विमिंग पूल के बेस से टकराता और खून निकलना शुरू हो जाता है, पर स्विमिंग पूल उसके खून को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एक बार फिर से ऊपर देखती है जहाँ पर वो बच्ची थी, पर अब वहाँ पर जेक होता है। जेक उसे ऊपर खींच लेता है और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। अब जेक और मॉरिन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मॉरिन एक दरवाजे को खोलती है जहाँ से बहुत सारा पानी निकलता है। ये दोनों के दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, इसीलिए इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए ये एक केबिन तक पहुँचते हैं जहाँ पर 9 लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं। ये अपने बाकी साथियों को भी यहाँ पर बुला लेते हैं और जब ये बॉक्स को खोलते हैं तो हर एक बॉक्स के अंदर 28 गोल्ड के बार होते हैं। इन 9 बॉक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा सोना है जिससे सब के सब बहुत अमीर हो जाएंगे। इसीलिए तय करते हैं कि ये शिप को यहीं पर छोड़कर गोल्ड लेकर निकल जाएंगे। ये सारा का सारा गोल्ड अपने स्टीमर में रख देते हैं और अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी इनके स्टीमर में दिखाया जाता है कि स्टीमर के गैस सिलेंडर का नोब अपने आप ही टर्न ऑन हो जाता है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाती है। वही मॉरिन एक बार फिर से उसी बच्ची को देखती है जो उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है क्योंकि वो उसे वार्न करना चाहती है, पर कोई उसे पकड़कर पीछे धकेल देता है और तभी मॉरिन का साथी इंजन को ऑन कर देता है जिससे ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। मॉरिन यहाँ पर बहुत कंफ्यूज है क्योंकि वो उस बच्ची के बारे में जानना चाहती है जो उसे बार बार दिखती है। वो शिप के डेटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है जिससे उसे पता चल जाता है कि जो बच्ची उसे दिखती है उसका नाम केटी है। वो केटी के रूम तक पहुंच जाती है जहाँ पर उसे केटी का स्केलेटन मिलता है। वो समझ जाती है कि अब तक जिस लड़की को देख रही थी वो उसी केटी की आत्मा है। वही हमें शॉन को दिखाया जाता है जो कैप्टन के रूम में बैठा होता है और तभी उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है
जो उसे ग्लास में अल्कोहल डालकर पीने के लिए देती है। साथ ही वो उसे एक फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है जिसका नाम लॉरेली है। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले यानी कि सन 1962 में हमने इस शिप को रेस्क्यू किया था। इसी शिप के अंदर वो सोना था जो हम अपने शिप एंटोनिया ग्रेजा के अंदर ले आए, लेकिन इसके ठीक 2 दिनों के बाद हमारा शिप हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन की आत्मा शॉन मर्फी को एक और फोटो दिखाती है और जब शॉन मर्फी उस फोटो को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं मॉरिन को दिखाया जाता है जो उसी बच्ची की आत्मा के साथ बैठी होती है। उस बच्ची की आत्मा बताती है कि इस शिप के अंदर बहुत सारे लोगों की आत्मा कैद है और जो ये सब कुछ कर रहा है उसे बहुत सारी आत्माओं की जरूरत है और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकती है, यानी कि इन सब सोल्स को तभी मुक्ति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इनके एक और साथी को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आज से कई साल पहले पार्टी चल रही थी और अचानक से सारा का सारा माहौल उसी तरह से हो जाता है जैसे 1962 में था। वहाँ पर उस सिंगर भी थी जिसके गाने पर सब गाना गा रहे थे और तभी इसे ट्रैप करके मार दिया जाता है, यानी कि इनके 2 लोग मारे जा चुके हैं। इनके 2 और साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। ये उस खाने को खा लेते हैं पर अगले पले देखते हैं कि वो खाना नहीं बल्कि कीड़े हैं, जिसके बाद उन्हें वॉमिट हो जाती है। वहीं हमें शॉन मर्फी को दिखाया जाता है जिसे बहुत कुछ पता चल चुका है, इसीलिए जल्द से जल्द वो शिप से निकलना चाहता है। वो मॉरिन को ढूंढ रहा होता है पर तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये उसका घोस्ट है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वही मॉरिन भी यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए उस तरफ आ जाती है जहाँ पर शॉन मर्फी है। शॉन मर्फी को मॉरिन के चेहरे पर अपना वही साथी दिख रहा होता है जो अभी घोस्ट बनकर उसकी तरफ आ रहा था, इसीलिए वो मॉरिन के ऊपर हमला कर देता है पर मॉरिन उसके पैर को जख्मी कर देती है। हालांकि शॉन उसे मारने वाला होता है कि तभी जैक आकर उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो इन सब को यहाँ पर लेकर आया है। अब क्योंकि शॉन मर्फी ने मॉरिन के ऊपर हमला किया था इसीलिए ये उसे नीचे एक्वेरियम में बंद कर देते हैं। इनके बाकी 2 साथी भी आ जाते हैं। ये जल्द से जल्द इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये नीचे जाकर शिप को रिपेयर कर देते हैं। मॉरिन इसके बाद अपने एक साथी को ढूंढने के लिए जाती है, तभी उसके सामने उस बच्चे की एक बार फिर से आत्मा आ जाती है जो उसे दिखाती है कि उस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। ये वही आदमी है जो उस पार्टी रूम में पहुंच गया था। दरअसल पार्टी रूम में पहुंचने के बाद जो वहाँ पर सिंगर थी उसकी आत्मा ने उसे सिड्यूस किया था। वो उसके पीछे पीछे ऊपर गया और उसकी आत्मा ने उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया और अब उस बच्चे की आत्मा मॉरिन को 1962 का पूरा वो दृश्य दिखाती है जब सबके सब शिप में मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मार दिया गया था जिसमें केटी भी थी। इसके बाद वो गैंग जो यहाँ पर गोल्ड के लिए आई थी वो गोल्ड तक पहुंच जाती है, लेकिन वो सिंगर जो उस रूम में गाना गा रही थी जहाँ पर सब लोग मारे गए थे वो इनमें से एक को सिड्यूस करती है और अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद वो आदमी अपने साथियों को मार देता है और उस सिंगर की आंखों में लालच होता है इसीलिए वो उस आदमी को मार देती है जिसने उसकी वजह से अपने साथियों को मारा था। सिंगर को लगता है कि अब सारा गोल्ड उसका हो चुका है क्योंकि शिप में उसके अलावा सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आता है जो इस पूरे के पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, जो इस गोल्ड को हासिल करना चाहता है और वो एक हुक को इशारा करता है जिसके बाद उस हुक की वजह से सिंगर की भी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर वो बच्ची उसे उस आदमी का चेहरा दिखाती है जिसे देखकर मॉरिन पूरी तरह से घबरा जाती है क्योंकि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जेक है, वही आदमी जो इन सबको यहाँ पर सोना ढूंढने के लिए लाया है। मॉरिन समझ जाती है कि उसका साथी शॉन मर्फी वो पूरी तरह से बेगुनाह है। वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। कैप्टन की आत्मा ने जो उसे फोटो दी थी वो उसी के हाथ में होती है जो पानी में वो देख लेती है और ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि जेक की है। जेक कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक इविल स्पिरिट है जो किसी के लिए आत्माओं को जमा करता है। हो सकता है कि वो शैतान के लिए काम करता हो और यहाँ पर वो इन सबको मारकर इनकी आत्माओं को भी जमा करना चाहता है। मॉरिन अब अपने साथी से कहती है कि तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी, मैं अपने दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ जो कि पानी के अंदर है। मॉरिन जब उस जगह जाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है जिसे जैक ने मार दिया है। वहीं जैक उस जगह आ जाता है जहाँ पर मॉरिन ने अपने साथी को कहा था कि वो जैक पर नजर रखे। जैक और उसके बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए मॉरिन का साथी जैक को गोली मार देता है। उसे लगता है कि वो मारा गया इसीलिए वहां से चला जाता है। वही मॉरिन अब इस पूरे के पूरे शिप को ब्लास्ट करना चाहती है इसीलिए हर जगह बॉम्ब फिट कर देती है, पर तभी उसके पास उसका वो साथी आ जाता है जिसने अभी अभी जैक को गोली मारी है। वो मॉरिन को कहता है कि हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इस शिप को ब्लास्ट करके ही रहूंगी क्योंकि इस शिप में बहुत सारी आत्माएं कैद हैं और भी लोगों को इस शिप में ट्रैप करके लाया जाएगा जिसके बाद उन्हें मार दिया जाएगा और ट्रैप करने का एक ही जरिया है जो है गोल्ड। और तभी उसका साथी जैक के रूप में बदल जाता है जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने उसे गोली मारी थी। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है, जिस तरह से तुम समंदर में फंसी हुई बोट्स को शिप्स को जमा करती हो उसी तरह से मैं सोल्स को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था लेकिन मैंने बहुत पाप किए थे जिसके बदले मुझे काम दिया गया और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो
पर मॉरिन उसकी बात नहीं मानती, इसलिए जैक उसके ऊपर हमला कर देता है। मॉरिन एरो से उसके पैर को जख्मी कर देती है और फिर उसी एरो से रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद वो शिप से कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मॉरिन पानी के अंदर शिप के नीचे फंस चुकी है। पर तभी वहाँ पर उसी बच्ची की आत्मा आती है जो मॉरिन को ऊपर का रास्ता दिखाती है। मॉरिन बड़ी मुश्किल से ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि शिप में जितनी भी सोल्स थी वो सब की सब आजाद हो चुकी है और वो सोल्स की दुनिया में जा रही है। इन सोल्स में केटी की भी सोल है। दरअसल यहाँ पर जितनी भी सोल्स थी वो सब की सब जेक की गुलाम थी, क्योंकि मारने के बाद उसने हर किसी के हाथ में एक मोहर लगा दी थी। सिर्फ केटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि केटी की सोल पवित्र थी, इसीलिए केटी की सोल बार बार मॉरिन की मदद कर रही थी और अब केटी की सोल की वजह से मॉरिन ने सभी आत्माओं को आजाद कर दिया। मॉरिन अब एक बॉक्स के सहारे समंदर में तैरती रहती है और तभी वो एक शिप तक पहुंच जाती है जो शिप उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है तो वो अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जेक अब भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था वो उस गोल्ड को एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है ताकि उस गोल्ड के लालच में वो और भी लोगों को मार सके, उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो कि उसका काम है। मॉरिन ये पूरा मंजर देखकर चीख पड़ती है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।